हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हरीश जी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छे से हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। वो है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हम लोग को देख रहे हैं। और बेसिकली हम लोग ने जो है करीब कल 7 फीचर्स देख चुके हैं और लगभग जैसे कल मैंने बताया था कि इसमें जो है 17 फीचर्स दे रखे हैं, तो 7 फीचर्स कल देखे थे। आज हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे, है ना। और उसके बाद में फिर हम लोग कल की क्लास में कुछ और फीचर्स देखेंगे, क्योंकि मैं एकदम से नहीं करा सकता, क्योंकि क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा और बोरियत भी हो जाएगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं खींच रहा हूँ एक साथ में, ठीक है। तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने जो पहले के फीचर्स देखे थे, सैलिएंट फीचर्स, जैसे कि सबसे पहला फीचर्स हम लोग ने देखा, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, है ना। लुमिनरीज से मतलब जो है उसमें ज़्यादा उसका बोलबाला है ना। लुमिनरीज मतलब क्या, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होते हैं उनका जो है ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। और कई सोर्सों से लिया गया ही है ना, ऐसे कई सोर्सेस लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसके अंदर हमारे जो संविधान बना हुआ है। इसी प्रकार से करीब 7 जो है हम लोग 7 फीचर्स हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसका 8वां फीचर्स देखने जा रहे हैं और वो है फंडामेंटल राइट, ठीक है। हमारा जो 8th फीचर है वो है क्या, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ये मौलिक अधिकार, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर मैं कह सकता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है, ठीक है। मौलिक अधिकार, आज हम लोग जो भी हैं, जो भी चीज़ कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ करते हैं, है ना, और हम लोग बिल्कुल फ्रीडम के साथ में अगर हम कुछ बोल रहे हैं, आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें मोबाइल पर आप पढ़ पा रहे हो, आप देश में कहीं भी घूम पा रहे हो, आप कुछ भी बोल पा रहे हो, सोशल मीडिया पर आप किसी भी चीज़ के जो है मेम्स बना पा रहे हो, है ना, कहीं भी आप खुल के आप अपनी बात को रख पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ किसकी वजह से है, वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स की वजह से है, मौलिक अधिकार की वजह से है। अगर ये मौलिक अधिकार ना हुए होते तो शायद आज हम लोग का कंडीशन बिल्कुल वही होता जो अंग्रेज़ों के समय में था। बिल्कुल मौलिक अधिकार यही समझ लो कि जैसे हम लोग आज़ाद तो ज़रूर हो गए थे, लेकिन क्या है, अगर कुछ भी, अगर बिल्कुल वैसे समझो जैसे आपको भैया एक मंत्री बना दिया गया है, मंत्री बनाने के बाद में आपकी सारी की सारी ताकत छीन ली गई कि आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो, ठीक है। आप खाली एक मंत्री हो, आपकी गाड़ी छीन ली गई, है ना, आपकी लाल बत्ती छीन ली गई, सब कुछ छीन लिया गया और आपसे कह दिया गया क्या कि हाँ आप मंत्री हो, आप फला विभाग के मंत्री हो। बिल्कुल इसी प्रकार से तो हमारा जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वही जो है हमारी हर चीज़ को जो है स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना है, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस समय हमको जो है मूल संविधान में इसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ओनली 7 राइट्स, ठीक है। कितने दिए गए थे, 7 राइट्स 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक राइट कम करके, एक राइट जो है इसमें से कम कर दिया गया, एक राइट कम कर दिया गया, तो बचा कितना, 6 फंडामेंटल राइट बचे, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट बचे, ठीक है। 1 मिनट में इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इंक इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। तो हम लोग जो मौलिक अधिकार जो पढ़ने जा रहे हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हैं, जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, बस 1 मिनट।
ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, ठीक है, जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, जैसे हाँ 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास बचे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट में, आज की डेट में हमारे पास अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट कितने हैं तो कितने हो जाएंगे 6। लेकिन ओरिजिनल में कितने थे? ओरिजिनल में कितने थे? 7 थे, है ना। एक हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। रिमूव मतलब फंडामेंटल राइट रिमूव किया गया है, ठीक है, एक रिमूव किया गया है, ठीक है, एक रिमूव। अब क्या हुआ है, जो ये रिमूव हुआ है अब ये क्या बन गया है, अब ये लीगल राइट बन गया है, लीगल राइट बन गया है, ठीक है, लीगल राइट बन गया है। ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये एक राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, जो कि हटा के अब ये लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। चलो आज जो 6 फंडामेंटल राइट हमारे पास हैं वो हम लोग जरा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट का पूरा एक नया चैप्टर है, बहुत अच्छे से विस्तार में और कुछ करंट सिचुएशन के साथ में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में जो है हमारी, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक इसको दे रखा है, ठीक है। नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, ये पूरा ऐसे लिख दे रहे हैं, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, ठीक है, 13, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हिंदी में भी बता रहे हैं, ठीक है, 23-24, ठीक है। देखो राइट टू इक्वालिटी माने समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 के आर्टिकल के बीच में दे रखा है। राइट टू फ्रीडम माने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दे रखा है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट में जो है राइट हमारा 23 से 24 में है, ठीक है। फिर उसके बाद में पांचवा हो गया, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया। उसके बाद में फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, ठीक, लिख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये 25 से लेके 28, ठीक है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर उसके बाद में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, ठीक है, 29 से 30। और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना जरा, एक एक बात को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, एक एक बात को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखो जो फंडामेंटल राइट हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये क्या हैं, ये एक प्रकार की हमारी पॉलिटिकल राइट्स हैं। क्या है ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स हैं। ये पॉलिटिकल, अगर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला, कि बताओ ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये किस प्रकार की राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं या इकोनॉमिकल राइट्स हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिकल राइट हैं या सोशियो इकोनॉमिक राइट हैं, ये कैसी प्रकार की राइट हैं, तो कैसी हैं, ये पॉलिटिकल राइट हैं जो कि संविधान में दे रखा है, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 तीसरे भाग में दे रखा है, ठीक है।
और ये कैसी राइट है? पॉलिटिकल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट जो है मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। एक उसको रिमूव कर दिया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको रिमूव करके अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। तो प्रेजेंट में जो है 6 फंडामेंटल राइट दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? वो राइट टू इक्वालिटी। जो हमारा इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, आज हम लोग समानता की बात करते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की समानता की बात करते हैं, तो वो समानता का अधिकार किसमें मिला है? ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर जो है बहुत सारी समानता, जैसे आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष समानता है ना, इक्वालिटी के मतलब कोई भी इंसान ऐसा कोई वंचित नहीं किया जा सकता जिसको कानून के समान जो है इसको अलग अलग किया जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो, या किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है या किसी मेल को कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो हर एक इंसान जो है उसको इक्वल राइट दिया गया है कि वो जो है समान रूप से अपना कोर्ट में पेश हो सकता है। समझ में आया? वो कोर्ट में जा सकता है, सबको समान अधिकार दिया गया है। उसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, कोई भी प्रकार से कोई भी आर्टिकल 15 में उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता या उसमें मतभेद नहीं हो सकता, भेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? रिलीजन है, रेस, कास्ट है, सेक्स, इसके बेसिस पर कोई भी जो है भेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 है ना, कोई एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी किसी, आपने देखा होगा है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लो कोई भी वैकेंसी आती है ना, यूपीएससी की अगर मान लो वैकेंसी की बात करें, तो यूपीएससी की वैकेंसी जब आती है तो क्या कुछ ऐसा लिखा होता है कि बस इतनी सीटें जो हैं हिंदूज के लिए वो रिजर्व्ड हैं, या इतनी सीटें मुस्लिम के लिए रिजर्व्ड हैं, या इतनी सीटें क्रिश्चियंस के लिए हैं, कुछ ऐसा दे रखा होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इसी अधिकार के माध्यम से, इसी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर हम लोग ये जो है, ये आज़ादी हम लोग के पास है कि इसमें सब लोग जो है ये लोग हिस्सा कर सकते हैं। मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ, आप भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी रिलीजन का बंदा हो वो फॉर्म भर सकता है, या किसी भी वर्ग का बंदा है ना, इकोनॉमिकली पुअर भी है वो भी भर सकता है, इकोनॉमिकली मीडियम क्लास का है वो भी भर सकता है, और जो हाई क्लास का है वो भी भर सकता है, ठीक है। किसके आधार पर भर सकता है? यही फंडामेंटल राइट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया? ठीक है। अनटचेबिलिटी के नाम पर जो है पहले बहुत कुछ हुआ, हम लोग ने बहुत झेला है ना। आप अनटचेबिलिटी ये लेवल की होती थी कि अगर कोई ऐसा वैसे वर्ग, मतलब ऐसे मतलब अनटचेबिलिटी की क्रियाएं हुआ करती थी उसमें, कि अगर कोई बंदा अगर निकल जाए तो उसकी परछाई भी अगर पड़ जाती तो लोग स्नान करते थे, समझ रहे हो। तो ये कितनी ज़बरदस्त बात थी। तो इसको जो है हटाने के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया है, आर्टिकल 17 दिया है कि अगर आज की डेट में अगर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको जो है तुरंत आप जो है रिट के माध्यम से आप कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर है? तो ये अनटचेबिलिटी हो गया है ना। उसके बाद में आर्टिकल 18 में जो है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब कोई भी टाइटल जो है, कोई भी इंसान टाइटल जो है नहीं रख सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, टाइटल्स जो है जैसे होता है ना, महाराजा है ना, महाराजा पहले रखते थे, महारानी रख दिए या कुछ और रख दिए अपने नाम के आगे या नाम के पीछे कोई टाइटल लगा दिए, तो वो चीज़ अब क्या है, एबॉलिश्ड है। अब कोई आप जो है कोई टाइटल अपने मनपसंद का नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, लगा सकते हो, एक्सेप्शन है। वो कैसे लगा सकते हो? ओनली 2 बेसिस पर। कैसे? एक एजुकेशनल बेसिस पर लगा सकते हो, और एक क्या है, एक आप लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मार्शल। मार्शल माने जो आर्मी के जैसे रिटायर्ड होते हैं, जैसे कर्नल है, ठीक है। तो अब वो कर्नल जो है, जो उसके नाम के आगे जो टाइटल लगा है कर्नल, मान लो फला फला, ठीक है। तो कर्नल जो है अपने जीवन भर वो बंदा अपने नाम के आगे कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट है ना, वो कोई भी चीज़ें, जनरल है ना, मेजर जनरल है, वो सारी चीज़ें वो लगा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एयरफोर्स का होगा, है एडमिरल है, विंग कमांडर है, तो वो सारी चीज़ें लगा सकता है। वैसे नेवी में है तो वो भी अपना लगा सकता है। तो मार्शल लॉ के हिसाब से लगा सकता है, या ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में जैसे क्या है, अगर कोई डॉक्टर है तो अपने नाम के आगे वो डॉक्टर लगा सकता है। अगर कोई PhD कर लेता है तो उसके नाम के आगे जो डॉक्टरेट की उपाधि जो मिलती है, डॉक्टर लगा सकता है, तो वो लगा सकता है।
लेकिन इसके अलावा कोई भी अपने नाम के आगे जो है अपना उपनाम या टाइटल जो है नहीं लगा सकता। समझ में? तो ये आधार किसके बेसिस पर बना है? ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 18। समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से राइट टू फ्रीडम आज हम बोल पा रहे हैं, आज मैं बोल पा रहा हूँ, आज मैं ये आपके सामने मैं क्लास ले पा रहा हूँ, आप क्लास कर पा रहे हो, तो किसके आधार पर है? यही आर्टिकल नंबर 19 के आधार पर हम लोग बहुत अच्छे से कहीं भी हम लोग मिल सकते हैं, कहीं भी हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं भी हम लोग एक सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी दुकान खोल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। किसकी वजह से? ये राइट टू फ्रीडम की वजह से। हम पूरे थ्रू आउट द कंट्री जो है हम कहीं भी जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। क्यों? हम लोग का फ्रीडम है। हम लोग ऐसा कोई भी स्टेट में हमको मना नहीं किया जा सकता कि भाई आप तो यूपी वाले हो तो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, आप दिल्ली वाले हो आप यहाँ नहीं आ सकते हो, आप एमपी वाले हो आप यहाँ नहीं आ सकते हो। आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। क्यों? आर्टिकल ये जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, इस वजह से हम अपने चॉइस के हिसाब से अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। किसकी वजह से? यही राइट टू फ्रीडम के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम एक एक आर्टिकल जो है पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें जो है हम लोग फंडामेंटल राइट में करेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग इसमें कर रहे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है कि जो हम लोग को एक्सप्लॉयटेशन होता था, जैसे कि चाइल्ड लेबर है ना, चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो चाइल्ड लेबर क्या होता था? एक एक्सप्लॉयटेशन। वो चाइल्ड है, बच्चा है, वो बच्चे की उम्र है पढ़ने की, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं? उसको फैक्ट्री में काम करा रहे हैं, उसको होटलों में काम करा रहे हैं, उसको फायर फैक्ट्री में काम करा रहे हैं। ठीक, तो वो क्या होता था? उसको एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो वो भी जो है अगर कोई भी व्यक्ति आज की डेट में, हालांकि वो रियलिटी क्या है वो तो आप सब जानते हो, लेकिन क्या है वो हमारे अधिकार ये है, हमारा ये राइट ये है कि कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता है, कोई आपको ऐसे करा नहीं सकता है। अगर ऐसा कोई कराता है तो आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में आप सीधे हाई कोर्ट और सीधे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आप जा सकते हो। इसकी कैसे जा सकते हो? कुछ रिट्स होती हैं, वो हम आगे अभी बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम किसी भी प्रकार का रिलीजन, कोई भी दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, ये हमारी आज़ादी है कि हम जो है असली आज़ादी तो यही होगी भाई। आज़ाद अगर पता चला हम आज़ाद तो हो गए 47 में, लेकिन पता चला कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आवाज़ बंद करी जा रही है, पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है ना। अगर हम कुछ मान लो, हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग सभी लोग पढ़ रहे हो है ना, किसी के साथ रिलेशन हो गया है, अब रिलेशन हो गया, पता चला पकड़ के जो है जैसे बहुत सारे भी केसेस अभी, जैसे वो आपने केसेस देखा होगा, वो उसका पूजा प्रिया पता नहीं कुछ नाम था है ना, जिसमें वो प्रेमी युगल थे, उसमें वो मिलने गया था, उसको मार दिया है ना। तो वो चीज़ क्या है? गलत है, वो गलत है। तो ऐसा नहीं, वो उसकी फ्रीडम है, वो उसकी फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकती है, उसकी लाइकिंग है। समझ में? तो उसी प्रकार से ये सब हम लोग की फ्रीडम की वजह से है ना। जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में क्या है कि हम अपना रिलीजन कोई भी, हम जो है अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जा सकते हैं, दूसरा रिलीजन हमारा रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। ये किसकी वजह से? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की वजह से होता है। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। माइनॉरिटी ग्रुप्स या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप जो है अपने हिसाब से अपना कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी, अपना जो है कोई भी संस्थान जो है खोल सकता है, उनको शिक्षा दे सकता है और जो है उसको प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? फंडामेंटल राइट की वजह से। ठीक, तो तमाम ये जो 5 तरीके की जो राइट्स हमारी दे रखी हैं, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 30 तक जो हमारी फंडामेंटल राइट्स दे रखी हैं, ये राइट्स इतनी होने के बावजूद भी इनका कोई मतलब नहीं बनता अगर राइट, ये फंडामेंटल राइट, ये कौन छठी वाली ना होती। आर्टिकल 32 अगर ना होता तो इन राइट्स का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर भाई देखो, सिंपल सी बात है, मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे आपसे जो है, आप अपना ही एग्जाम्पल लो, जैसे आप मान लो पापा ने कहा, ठीक है, आपको पापा ने कह दिया कि बेटा जाओ तुम जहाँ मर्जी है वहाँ घूमो, ठीक है, जो मर्जी है वो खाओ, ठीक है, और जहाँ मर्जी आराम से बढ़िया कोचिंग करो जाके, ठीक है।
और सारी चीज़ें आपको सारी फ्रीडम दे दी। और फ्रीडम देने के बाद में क्या हुआ, आप जैसे ही घर से निकले 4 गुंडे मिल गए और 4 गुंडे मिलके आपको जो है आपके साथ में मारपीट की। उसके बाद में आप गए कोचिंग गए, कोचिंग में अभी आपके साथ में दिक्कतें हुई, ठीक है, मारपीट हुई या कोई गाली गलौज कर रहा है, ठीक, और सब कुछ करने के बाद में भी पता चला आप आए, आप अपने घर में बताए और घर वाले आपके कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो आपके घर वाले अगर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो पापा का ये कहना कि बेटा जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी है, जाओ आराम से तुम कुछ भी करो, आराम से हम तुम्हारे साथ में हैं, और ये तो बोल दिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं, सब कुछ है, आराम से बढ़िया एंजॉय करो जाके। लेकिन अगर वो माँ बाप कर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो उनका वो बोलना मतलब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं बनता। उसी प्रकार से ये सारी की सारी राइट्स जो हम लोग को दे रखी हैं, तो ये सारी की सारी राइट्स तभी उसका मतलब है जब उनका जो है अगर हनन हो रहा है तो उसको हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकें। तो ये आर्टिकल 32 जो हमारी छठी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाली राइट है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है डायरेक्टली जा सकते हैं। इसमें कहाँ जा सकते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के हिसाब से, ठीक है। और आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट में और 32 के हिसाब से क्या है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं रिट के माध्यम से, ठीक है। रिट होती है, रिट के माध्यम से हम लोग जा सकते हैं। देखो आपको मालूम होगा, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, पहले आपको अगर कोई आपका पर्टिकुलर केस होता है तो आप क्या करते हैं, आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ठीक। जब आपको वहाँ पर सहूलियत नहीं मिलती है, आप उसके जजमेंट से जो है आप संतुष्ट नहीं हैं, तब आप क्या करते हैं, तब हाई कोर्ट जाओगे, है ना, हाई कोर्ट जाओगे। फिर हाई कोर्ट से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तब आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन ये फंडामेंटल राइट जो हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है कि नहीं, अगर ये निकाह हनन होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इनका ही अगर हनन हो गया तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ही आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हो। समझ में आया, ठीक है। कैसे जा सकते हो, इसके लिए 5 रिट बनाई गई हैं, ठीक है। वो 5 रिट जो है, जैसे तुम्हारा मैंडेमस हो गया, सेंट्रोडी हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, है ना, क्यू वारंटी हो गया। तो ये 5 रिट हैं, ये 5 रिट के माध्यम से जो है आप जा सकते हो, ठीक है। ये 5 रिट जो है ये मैंने नाम ले लिया है, इसके माध्यम से आप जा सकते हो। ये 5 रिट जो है पूरा फुल डिटेल में हम लोग जब फंडामेंटल राइट करेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। समझ में आया, ठीक। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, ये एक हमारा फीचर हो गया, ठीक है। एक हमारा फीचर हो गया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। इतना इम्पॉर्टेंट फीचर, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए बना है और हम ही अगर सेफगार्ड नहीं है, अगर हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो हम किस बात का स्वतंत्र हैं। अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, अगर हम किसी के साथ घूम रहे हैं, कोई आता है वो पकड़ के हमको बंद कर देता है, तो फिर हम किस बात के लिए स्वतंत्र हैं। समझ में है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स बनाया है। क्लियर है। अगला जो है अगला जो है इसका फीचर है नंबर 9, ये DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट जो थे वो हम लोग ने कहाँ USA से लिया था, ठीक है। उसी प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अब देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और जो फंडामेंटल राइट है इनमें जो है क्या होता है, हम लोग रिलेशन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी आता है आपको एग्जाम में रिलेशन में, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं तो थोड़ा बहुत रिलेशन करेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ही होता है कि देखो क्या लिखा है इसमें, डायरेक्टिव, ठीक है। डायरेक्टिव माने क्या है, निदेशक, निर्देश में दिया जाता है किसको, स्टेट को, है ना। स्टेट को ये निर्देश दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ें आप करें,
किसके लिए? राज्य के लिए। जो भी सरकार है, सरकार मतलब कोई भी सरकार हो सकती है, वो केंद्र की सरकार भी है, वो राज्य की भी सरकार है, उनको ये निर्देश दिया जाता है क्या कि आप जो है स्टेट के लिए, राज्य के लिए, कल्याणकारी के लिए, है ना, राज्य के कल्याण के लिए आप पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं करें, ताकि राज्य जो है प्रफुल्लित हो, राज्य के डेवलपमेंट हो। ठीक है, अंडर डेवलप्ड नेशन से उसको डेवलपिंग नेशन में जाओ और डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनाओ। किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है इसी डीपीएसपी के माध्यम से। ठीक है, ये डीपीएसपी जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से, ठीक है, डीपीएसपी जो है, सॉरी सरदार स्वर्ण सिंह नहीं, इसमें वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी है, जैसे कि मैंने बताया कि जो डीपीएसपी है ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्यों? इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें, कुछ बातें कर लें उसके बाद में तब स्टार्ट कर दें। जैसे डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। जैसे फंडामेंटल राइट, हम लोग थोड़ा यहीं से कंपेयर कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट किस में आता था? 3rd में आता था। उसी प्रकार से डीपीएसपी 4 में आता है। डीपीएसपी जो था, फंडामेंटल राइट जो था वो यूएसए से लिया गया था, लेकिन ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, प्रेरित है। ठीक है, ये जो है वेलफेयर स्टेट के नाम से, वेलफेयर स्टेट के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए बनाई जाए, कल्याणकारी राज्य के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, डीपीएसपी। और ये सोशियो या सोशल हम कह सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए होती हैं, अपग्रेडेशन के लिए होती हैं। मतलब जो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो है उसके उत्थान के लिए बनाई जाती हैं। कौन? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी बनाई जाती है जो उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए। ठीक है, तो ये सारी, अच्छा दूसरी बात, ये गांधीयन बेस्ड होती हैं। ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि बताओ ये किसके पॉलिसी पर डिपेंड करती हैं, ये किसकी पॉलिसी पर ये लागू होती हैं? तो गांधीयन प्रिंसिपल पर ये लागू होती हैं, गांधीवादी सोच पर ये लागू होती हैं। कौन? डीपीएसपी। ठीक है, इनफैक्ट इसमें जो है गांधीयन, लिबरल और तुम्हारा सोशलिस्ट, ये तीनों पर दे रखा है। ठीक है, सोशलिस्ट पर भी दे रखा है, सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट, वो तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, गांधीयन और सोशलिस्ट पर जो है ये आधार होती हैं, और लिबरल पर भी ये आधार होती हैं, लिबरलिस्ट। ठीक है, इस पर ये आधार होती हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहाँ पर ऑप्शन क्या मिलेगा? गांधीयन है, गांधीयनवादी सोच पर यह आधारित होती हैं। क्या? डीपीएसपी। ठीक, अब देखो डीपीएसपी क्या है। ठीक, डीपीएसपी कुछ और नहीं, डीपीएसपी मानी होता है कि राज्य जो होती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो राज्य है, राज्य मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं, राज्य माने होता है कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, उन सरकारों को ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्देश देता है कि आप चूंकि जनता के द्वारा चुन के आई हैं, तो जनता के उत्थान के लिए आप ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी ऐसी जो है कानून बनाएं, ताकि जनता का उत्थान हो सके, जनता बेस से ऊपर तक आ सके। जैसे आज की जितनी भी पॉलिसीज़ आप देखते हो, जितनी भी पॉलिसीज़ जो उत्थान के लिए बनाई गई हैं, जो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, वो किसके माध्यम से होती हैं? वो डीपीएसपी के माध्यम से होती हैं। जैसे मिड डे मील अगर स्टार्ट करती है सरकार, तो वो किसके तहत करती है? इसी डीपीएसपी की। मिड डे मील क्या है भाई? मिड डे मील क्यों स्टार्ट करी गई? मिड डे मील का मतलब है कि भाई जो बच्चा स्कूल नहीं आता था, अब उसको जब मिड डे मील दिया जाएगा, तो मिड डे मील के आधार पर अब उसको लगेगा क्या कि मिड डे मील मिलेगी, तो कम से कम मिड डे मील के आधार पर जो है वो उसको, देखो दो चीज़ें हो रही। एक तो उसको लालच के आधार पर कि भाई बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, और उसको जो है इस वजह से वो स्कूल तो अट्रैक्ट होगा, स्कूल आएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सरकार को ये भी देखना है कि एक बच्चा है, ये भविष्य है,
ये देश का भविष्य है, तो इसके स्वास्थ्य के साथ में जो है वो इतनी पुअर कंडीशन में है कि घर में अब उसको जो है वो लेवल का खाना नहीं है जो सारे न्यूट्रिएंट्स उसको दिए जा सके। ठीक, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को उसका जो है स्वास्थ्य भी उसको भरपूर पोषण जो है उसको दिया जाए। तो क्या होता है, तो सरकार जो है पोषण देने के लिए भी जो है क्या करती है, मिड डे मील चलाती है ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट खाना मिले, ताकि उसको जो है उसका सेहत अच्छी रहे। समझ में आया? ठीक, उसी प्रकार से अगर राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी अगर बात करती है तो किसकी वजह से, डीपीएसपी की वजह से बात करती है कि हर एक बच्चा जो है ये शिक्षित होगा, है ना, हर घर में जो है शिक्षा होगी, हर बच्चा जो है शिक्षित होगा ताकि हमारा देश जो है आगे बनेगा। अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, वो इसी के अंदर आता है। अगर हम विकलांग पेंशन की बात करते हैं, अटल पेंशन की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम वृद्धा आश्रम की बात करते हैं तो वो किसकी वजह से बात करते हैं, ये तुम्हारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की वजह से बात करते हैं। समझ में आए? तो हम सरकार अगर को रोड्स बनवा रही है, सरकार अगर ये क्वार्टर्स वो तुम्हारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है जैसे मान लो आवास दे रही है ना, नल लगवा रही है, जैसे स्वच्छता अभियान के तहत जो है टॉयलेट अगर बनवा रही है तो किसके अंदर बनवा रही है, डीपीएसपी के माध्यम से ये बना रही। डीपीएसपी जो होती हैं वो सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है। अगर सरकार इस पर नहीं काम करती है तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार को कोई पनिशमेंट मिलेगी। जिस प्रकार से अभी हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि आपके जो है वो वायलेशन ना हो, आपके जो राइट्स को रिज्यूम किया जा सके, वो आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में आप ये नहीं कह सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो कि साहब हमको मिड डे मील नहीं दिया गया, है ना। वो सरकार के ऊपर है कि सरकार आपको मिड डे मील खिलाए, सरकार आपको जो है तीनों टाइम का खाना दे, है ना, सरकार आपके घर में जो है बढ़िया प्लास्टर करवा दे, बढ़िया आपके टाइल्स लगवा दे, वो सरकार के ऊपर है। अगर नहीं लगवाती है तो आप डायरेक्टली आप सरकार के पास नहीं जा सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो, डीपीएसपी जो है एक प्रकार से ये भी आप कह सकते हो कि डीपीएसपी कुछ और नहीं, आपके ऊपर भी जो है बहुत बढ़िया मतलब एक राइट दे देता है डीपीएसपी, क्या कि अगर सरकार के ऊपर, भाई देखो डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी क्या है, सरकार को निर्देश है कि आप जनता के उत्थान के लिए आप बहुत सारे कार्यक्रम करिए, क्लियर है, और सरकार ये करती भी है। अब ये देखो आपके ऊपर क्या राइट हो गई, आपके इसमें क्या पावर आ गई, पावर ये आ गई कि अगर सरकार उद्धार नहीं करती है तो 5 साल के बाद में आपके पास क्या है, वोटिंग राइट है, आप उसको जो है वोट नहीं करेंगे। समझ में आए? तो सरकार जो है आपसे डरती है कि आप वोट नहीं करोगे। सरकार को सत्ता में आने के लिए भी ये डीपीएसपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आए? तो ये हो गई तुम्हारी डीपीएसपी। हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक एक आर्टिकल के माध्यम से इसी डीपीएसपी के माध्यम से जो है हम लोग पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता है इसमें, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो जंगल हैं उनको जो है संरक्षण है ना, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संरक्षण हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर है। ठीक, तो डीपीएसपी हो गया। अगला अगर हम वो बात करें, अगली बात करें फीचर्स की, तो फीचर नंबर 9 के बाद में फीचर नंबर 10 जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, जैसे क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो होता क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया, ठीक है, तो उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की चीज़ कोई नहीं थी। लेकिन होता क्या है ना, जब कुछ दे दो, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल अपने घर से ही स्टार्ट करें। ठीक, घर में क्या है, बच्चा जब बड़ा होता है छोटा, मान लो छोटा होता है ना, छोटे में जो है बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको ये भी खिलौना ले आ रहा है, बच्चा रो रहा है ये भी ले आ रहे हैं, बच्चे कह रहा है हमको पापा ये भी चाहिए है तो ये भी दिला दे रहे हैं, वो भी दिला दे रहे हैं, सब कुछ, मतलब जब वो उसको भी मालूम है हम रोएंगे पापा दिलाएंगे, मम्मी दिलाएंगी, है ना। अब पता चला बड़ा हो गया, उसकी आदत बिगड़ गई है,
पतला छोटा था तो घर वहीं कहीं से घूम के आया, जूते निकाला इधर फेंका, मोजे निकाला उधर फेंका, खाना खाया तो प्लेट वहीं छोड़ दिया, है ना, खाना खाया प्लेट वहीं छोड़ दिया, ग्लास वहीं छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ, वही चीज़ उसकी आदत बन गई। अब उसकी आदत बन गई, अब क्या है, तो जब आदत बन गई और ये खूब सारी जो है सब गलतियां कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब कर रहा है और पापा से कह रहा है पापा हमको ये दिलाओ, पापा हमको वो दिलाओ, मम्मी हमको वो दिलाओ, हमको वो दिलाओ, तो सारी चीज़ें बस खाली डिमांड कर रहा है, सब राइट्स बता रहा है हमको, हमारी ये भी राइट्स हैं, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। तब पापा कहते हैं इधर आओ, अब बड़े हो गए हो, ठीक है, अब जो जूता उतारे हो ना, तो जूता कहाँ रखे जाते हैं, ये भी तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक है। तब उसको क्या करा जाता है, उसको ड्यूटी याद दिलाई जाती है कि साहब तुम्हारी ये ड्यूटी भी है, ये नहीं कि पता चला ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, सब हमारे राइट्स हैं। राइट्स तो तुमको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। अब मैं बड़ा हो गया, मेरे को स्मार्टफोन भी चाहिए, है ना, हमको पढ़ाई करनी है, हमको ये करनी है, हमको सब कुछ चाहिए। लेकिन भैया तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं कि जूते उतारे हो तो जूते सही जगह पर, मोजे उतारे हो तो मोजे सही जगह पर होने चाहिए, है ना, खाना खाए हो तो प्लेट कहाँ पर होनी चाहिए, वो भी आपकी ड्यूटी है, समझ में। तो ये ड्यूटी उसी प्रकार से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय जो है वो कंडीशन नहीं थी, उस समय हम लोग बच्चे थे, है ना, बच्चे थे, जिसकी वजह से कोई ड्यूटी थी नहीं। भैया स्टार्टिंग में क्या है, उनको मिल ही जाए, भरपेट खाना ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो कंडीशन उस समय नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ड्यूटीज़ नाम की चीज़ कुछ नहीं रखी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फिर ऐसा लगा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जिसको देखो वो राइट्स के लिए लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन राइट्स के साथ में कुछ इनके ड्यूटीज़ भी हैं, मौलिक कर्तव्य भी हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो इसको जो है पार्ट 4A में जोड़ा गया। 4 के बाद में, पहले 4 में DPSP थी और 5 में अलग है, ठीक है। तो 4 के बाद में क्या है, तो 4 और 5 के बीच में अब कहाँ डाला जाए, तो 4A के रूप में जो है डाल दिया गया क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आर्टिकल इसको दिया गया 51A, ठीक है। आर्टिकल इसको कौन सा दिया गया, 51A दे दिया गया, समझ में आया, ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारी वो दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अच्छा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से आती हैं। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी। उस कमेटी के माध्यम से ये भैया बताया गया कि साहब इनकी ड्यूटी भी बताओ, नहीं तो ये भीखे मांगते रहेंगे, है ना, ये लोग राइट्स को ही मांगते रहेंगे। लेकिन जो है अगर राइट्स तो इनको चाहिए, बिल्कुल सही है, राइट्स इनको देते रहो, लेकिन जो है इनकी ड्यूटीज़ भी इनको बता दो, ठीक है। तो टोटल ड्यूटीज़ उस समय जो बनाई गई तो 10 ड्यूटीज़ बनाई गई। कितनी बनाई गई, 10 ड्यूटीज़ इनकी बताई गई, ठीक है, कि 10 ड्यूटीज़ तुम्हारी हैं, है ना। जैसे तुम्हारे नेशनल जो फ्लैग हैं उसकी रक्षा करना है, उसको सही से उसको संभाल के रखना, और ये सारी, है ना, उसकी केयर करना, उसकी अवहेलना ना करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई गई। हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ज़रूरत के हिसाब से क्या हुआ कि एक ड्यूटी जो है और बढ़ाई गई, एजुकेशन के लिए एक ड्यूटी और बढ़ाई गई। तो प्रेजेंट में कितनी ड्यूटी हैं, 11 ड्यूटीज़ हमारी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 है, 11 है, समझ में आया, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 51A है। फंडामेंटल पार्ट कौन सा है, 4A है, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हमारे पार्ट का जो है क्या है, एक फीचर है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एक फीचर है, समझ में आया, पक्का, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी क्या है, एक प्रकार का हमारा फीचर है। इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें, अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है सेकुलर स्टेट। वो क्या है, सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो फीचर नंबर हो जाएगा तुम्हारा 11, ठीक है। फीचर नंबर हो जाएगा 11, सेकुलर स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकुलर स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज की डेट में जो है जितनी दिक्कतें आ रही हैं,
ठीक है, जितनी दिक्कतें आ रही हैं जो समाज में चल रही हैं, आप सभी लोग परिचित हो उससे, वो सब क्या है, क्या कहीं ना कहीं जो है ये सेकुलर स्टेट के बारे में है। देखो, सेकुलर स्टेट का मतलब ही होता है, ठीक है, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि हम जो है हर प्रकार के रिलीजन को हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हमारा देश जो है कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है, कि ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिश्चियन है। ठीक है, हमारे रिलीजन के आधार पर यह हमारा देश नहीं है। हमारा देश जो है वो सब रिलीजन को अडॉप्ट करने वाला है। समझ में? तो ये सेकुलर स्टेट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि हमारे पास, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और इसके अंदर क्या है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, बुद्धिज़्म भी हैं। ठीक है, हर एक वर्ग है और हर एक वर्ग को हम लोग ने समान राइट्स भी दे रखी हैं। कि ऐसा नहीं है कि हिंदूज़ के लिए अलग राइट है, मुस्लिम के लिए अलग राइट है और पारसीस के लिए अलग राइट है। सबके लिए समान राइट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी फंडामेंटल राइट में हमने बताया कि अगर कोई फॉर्म आता है तो फॉर्म, अगर आपने एसएससी का फॉर्म फॉर एग्जांपल आता है तो एसएससी के फॉर्म में ये नहीं दे रखा है कि यार इसमें बुद्धिस्ट नहीं भर सकते, इसमें क्रिश्चियन नहीं भर सकते, या क्रिश्चियन भरेंगे तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, या क्रिश्चियन भरेंगे तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, बुद्धिस्ट भरेंगे तो इसकी फ़ीस ज़्यादा है, हिंदू भरेंगे तो इसकी फ़ीस कम है, मुस्लिम भरेंगे तो इसकी फ़ीस कम है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए समान है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देश क्या है, सेकुलर है और इसमें हर एक रिलीजन को जो है समान अधिकार है और हर एक रिलीजन को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सभी मिलकर क्या है, भाई भाई। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है, द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील अ सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। कुछ प्रोविजंस हैं जो हमको दर्शाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है कि हमारा स्टेट जो है क्या है, सेकुलर है। कौन कौन से हैं वो जरा देखते हैं। Number 1, the term secular was added by the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment 1976। ठीक है, हमारा जो सेकुलर शब्द है, सेकुलर शब्द कहाँ आता है, प्रीएम्बल में आता है। कहाँ पर आता है, प्रीएम्बल में ही ये बताया गया है, किससे ऐड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये ऐड किया गया था कि हमारा देश कैसा है, सेकुलर है। प्रीएम्बल के अंदर ही पहले बता दिया गया क्या है, हमारा देश कैसा होगा, सेकुलर होगा। प्रीएम्बल सिक्योर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी, बिलीफ, फेथ ऑफ वर्शिप। और ये प्रीएम्बल में सेकुलर शब्द बताता है कि हम सभी रिलीजन को जो है अच्छे से उसको राइट देते हैं कि आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, किसी रिलीजन को मान के उसके पूजा पाठ कर सकते हो, उद्धान कर सकते हो। आप फंडामेंटल राइट में भी हम लोग ने रिलीजन में देखा कि आप कैसे उसका प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हो। क्लियर है? फिर उसके बाद स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 अभी हम लोग ने पढ़ा, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 हम लोग ने पढ़ा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के बेसिस पर कि हमारा सेकुलर स्टेट जो है, तो ये सेकुलर स्टेट तभी हो सकता है ना जब हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ करेंगे। इन केस ऑफ एनी रिलीजन, in case of any religion there is equality before law. Any religion can go in the violation of the constitution, article 14. बात ठीक है। तो कोई भी रिलीजन जो है, कोई भी रिलीजन हमारी जो है, देखो इसमें अभी हमने बताया कि अगर सेकुलर स्टेट है इसका मतलब क्या है कि हम सारे के सारे रिलीजन जो है, सारे के सारे रिलीजन हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और आर्टिकल 14 ये बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये राइट हमको देता है कि अगर किसी भी रिलीजन के साथ में अगर कोई भी मतभेद होता है तो दे कैन डायरेक्टली गो फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दे कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? ठीक, आर्टिकल 14 ये बताता है। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 15 के बारे में भी हम लोग ने बताया।
अभी पढ़ा कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से क्या है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा स्टेट कैसा है, सेकुलर है, ठीक है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी अभी हम लोग ने बताया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हर एक व्यक्ति जो है फॉर्म भर सकता है, एग्जाम दे सकता है, नौकरी पा सकता है ना। नेक्स्ट, ऑल द पर्सन आर इक्वल entitled to freedom of conscience and right to freedom of profess, practice and propagate any religion। आर्टिकल 25 अभी मैंने बताया कि आपका राइट टू जो रिलीजन वाला था, तो आप कोई भी प्रकार का रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हो, उसको मान सकते हो, उसकी वर्शिप कर सकते हो, आप गुरुद्वारा भी जा सकते हो, आप मस्जिद भी जा सकते हो, है नहीं, आप पारसी के यहाँ भी जा सकते हो, आप हिंदू टेम्पल में भी जा सकते हो, आप सब जगह जा सकते हो। कोई भी प्रकार आप कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। किसकी वजह से? आर्टिकल 25 में ये उसमें 25 में बताया गया है ये, एवरी रिलीजन डोमिनियन, है ना, एवरी रिलीजन डोमिनियन शेल, आर्टिकल 26 में, है ना, उसके नो पर्सन साइन कंपाइन एनी टैक्सेस। और मैंने ये भी बताया कि प्रचार प्रसार के लिए कोई भी आप, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी और भी संस्थान में अगर आप कोई डोनेशन देते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। क्यों? उसमें आर्टिकल 26 में ये बताया गया है कि 27 में कि उसमें कोई भी टैक्स जो है नहीं पड़ेगा। समझ में है? ठीक। नेक्स्ट, उसी प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में जो है बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए समान अधिकार है, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब क्या है, चाहे महिला काम करे, चाहे पुरुष काम करे, चाहे हिंदू काम करे, चाहे मुस्लिम काम करे, सबके लिए समान वेजेस होगा। ऐसा नहीं है हिंदू काम करेगा तो उसको 100 रुपये देंगे, मुस्लिम काम करेगा तो उसको 150 रुपये देंगे, पारसी काम करेगा तो उसको 500 रुपये देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए क्या है, समान है, कोई मतभेद नहीं होगा, ठीक है। तो ये दर्शाता है क्या कि हमारा जो है, हमारा देश कैसा है, सेकुलर है। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग ने 11th तक पढ़ चुके हैं। 11th के अलावा भी जो है हमारे बहुत सारे राइट्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।